हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो थोड़ा टाइम लग गया हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो लाने में, थोड़े से बिजी हो गए थे बच्चों। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। हम लोगों ने आपको उसकी डेफिनेशन भी बताई थी और उसके कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल्स हमने किए थे। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। अगर नहीं भी आई है तो आप उस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना डाउट बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, और हो सका तो इसी वीडियो में हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है बच्चों, एक शॉर्ट वीडियो हम लोग बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे सुंदर से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो मेनली तो इसका डिफरेंस हमें एग्जाम में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हेडिंग लगा लेते हैं पहले, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो विद्यार्थियों, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है, हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, हम लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स से खींचती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है अर्थ हर ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा, किसी ऑब्जेक्ट को अगर हमने फ्रीली फॉल करा, इसको छोड़ा तो कहां जाएगा? नीचे। क्यों जा रहा है नीचे? नीचे ही क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अर्थ का एक खुद का एक अट्रैक्शन फोर्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है विद्यार्थियों? देखो, नाम में छुपा हुआ है ना, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन। हमने यूनिट का आपको मीनिंग बताया था ना, यूनिट का जो नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो जब चार्ज रुके हुए रहते हैं उनके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब या तो दोनों चार्ज सेम है, हम बात करें कोई पॉजिटिव चार्ज है दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या फोर्स लगेगा? रिपल्शन फोर्स। ठीक है, अगर दोनों चार्ज ऑपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद्यार्थियों, अट्रैक्शन और रिपल्शन कुछ भी हो सकता है, या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा। ठीक है, अगर दोनों चार्ज सेम है तो रिपल्शन, दोनों प्लस प्लस रिपल्शन, दोनों माइनस माइनस फिर रिपल्शन। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसी फोर्स को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज बॉडीज या दो चार्जेस के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है वही क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोगों ने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि जब भी हमें डिफरेंस लिखना है किसी भी टॉपिक के बारे में, 2 टॉपिक 3 टॉपिक 4 टॉपिक के बीच में जब भी हमें डिफरेंस लिखना है, कहां से शुरुआत करनी है हमें? कहां से? डेफिनेशन से। क्या लिखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट में? दोनों की डेफिनेशन, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है, क्या लिखेंगे? दोनों की डेफिनेशन। तो क्या डेफिनेशन है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अर्थ का अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ठीक है, आइए लिख लेते हैं फटाफट से। फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखने वाले हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो क्या बताया हमने? क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस, है ना, दो चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? क्या है? अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? पहला डिफरेंस हो गया। ठीक है, सेकंड डिफरेंस हम क्या ले सकते हैं? देखो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये कब होगा? जब चार्ज है तभी होगा ना। क्या लिखा है हमने? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस, दो चार्जेस के बीच का अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स। अगर मान लो चार्ज है ही नहीं, हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास मार्कर है और ये हमारे पास बोर्ड है,
तो ये क्या एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के पास कोई चार्ज नहीं है, दे आर न्यूट्रल बॉडीज। ठीक है, दोनों क्या है, न्यूट्रल है। तो ना तो बोर्ड इस मार्कर को अट्रैक्ट कर सकता है, ना ही इसको रिपल कर सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगेगा? जब किसी भी बॉडी पर क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, तो इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्ज बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो चार्ज है ना, न्यूट्रल नहीं है, चार्ज है। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है या तो नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है, तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर बॉडी पर लगता है, कोई भी बॉडी हो, चार्ज बॉडी हो या अनचार्ज बॉडी हो। हमारे पास एक बैटरी है ना, बैटरी है जो चार्ज है, उसको हम छोड़ेंगे, फ्री फॉल करवाएंगे, अर्थ पे गिरेगी नीचे, अट्रैक्शन फोर्स। हम इस मार्कर को छोड़ेंगे, फ्री फॉल करवाएंगे, तो कहाँ गिरेगा, अर्थ सरफेस पे। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो बिना भेदभाव के हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ सेम फोर्स से अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अर्थ सरफेस जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट को, वो चार्ज हो या अनचार्ज हो, कोई भी बॉडी हो, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, है ना, ऑल टाइप ऑफ बॉडीज को क्या करती है, सेम फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर टाइप की बॉडी पर क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हम लिख दे यहां पर, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्ज बॉडीज। विद्यार्थियों आपको लिखवा रहे हैं ना, हम पॉइंट भी लिखवा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके नोट्स में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, क्या है, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द चार्ज बॉडीज। ठीक है, और इसमें बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो क्या बताया हमने, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडी, सभी टाइप की बॉडी, चार्ज हो, अनचार्ज हो, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, कुछ भी हो, सभी पर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडीज। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है ना, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि छोटा वीडियो बने। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, क्लियर है। अब हमने इसमें आपको इस वाले पॉइंट में, इस पॉइंट को समझाते हुए हमने एक पॉइंट और आपको बता दिया। हमने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स हर टाइप की बॉडी पर सेम अप्लाई होता है, मतलब इक्वल मतलब कांस्टेंट। तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, हर बॉडी पर बराबर लगता है, एक जैसा। ऐसा नहीं मार्कर पे अलग लग रहा है, बोर्ड पे अलग लग रहा है, हमारे ऊपर हर एक बॉडी पर, लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, चार्ज हो, अनचार्ज हो, न्यूट्रल हो, कुछ भी हो, हर बॉडी पर कैसे लगता है, सेम। ठीक है, मतलब हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, हर बॉडी पर सेम अप्लाई होता है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, चेंज हो सकता है ना। हम अमाउंट ऑफ चार्ज को बढ़ाते जाएं। पहले हमने क्या करा, इस मार्कर के कैप पर और इस मार्कर पर 2-2 चार्ज रखें, एक पर 2 प्रोटॉन, एक पर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगाएंगे। हमने चार्ज को बढ़ा दिया, 100 इलेक्ट्रॉन रखे, 100 प्रोटॉन रखे, फोर्स ज्यादा हो गया। हमने और बढ़ाया, हमने 1000 इलेक्ट्रॉन रखे, 1000 प्रोटॉन रखे, ठीक है, सेम डिस्टेंस पे, तो क्या हुआ, और ज्यादा फोर्स लगा। अब हमने क्या करा, चार्ज तो उतने ही रखे, डिस्टेंस चेंज कर दी। इतने डिस्टेंस पर थे 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, ठीक है, अब हमने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, चार्ज तो सेम है 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, लेकिन डिस्टेंस बढ़ा दी तो क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है अलग अलग चीजों से, नंबर ऑफ चार्ज से और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज से। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है, वेरिएबल। ये क्या था, कांस्टेंट, और हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, वेरिएबल। तो हम लिख देते हैं, इट इज अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है विद्यार्थियों, याद रहेगा ना, इट इज अ वेरिएबल फोर्स और इट इज अ कांस्टेंट फोर्स। ये कांस्टेंट है और ये वाला क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए फोर्थ पॉइंट लिखते हैं अब हम, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब देखिए विद्यार्थियों, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। अब हमने अभी जैसे एग्जांपल लिया था, सेम उसी चीज से समझाते हैं, मार्कर का कैप, मार्कर, ठीक है, हमारे पास फिलहाल यही है।
तो दोनों पर हमने चार्जेस रखे, कुछ कुछ 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। अब हम इसको यहाँ पर रख रहे हैं अभी हमारे पास एयर में, है ना, वैक्यूम नहीं बोलेंगे, एटमॉस्फेयर है, एयर में, तो इस पर लगने वाला फोर्स कुछ और होगा। लेकिन अगर हमने इसको वाटर में डुबो को रख दिया, ठीक है, हमने एक बकेट में पानी लिया, पानी के अंदर दोनों को रख दिया, चार्ज थे इन पे, तब इन पर लगने वाला फोर्स कुछ और होगा। ठीक है, हमने दोनों को ग्लास में रख दिया, इनके बीच में ग्लास की एक लेयर बना दी, तब इन पर लगने वाला फोर्स कुछ और होगा। हमने इसको सॉइल के अंदर रख दिया, मिट्टी में, ठीक है, तब इन दोनों पर लगने वाला फोर्स कुछ और होगा। क्या हो रहा है, हम क्या चेंज कर रहे हैं, इनके बीच का मीडियम। ठीक है, तो मीडियम चेंज करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाता है, मतलब ये मीडियम पर डिपेंड करता है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा थोड़ी ना हम अभी रूम में है तो हमारे ऊपर ज्यादा लग रहा है, हम पानी में चले जाएंगे तो कम लगेगा, हम ग्लास के अंदर पैक हो जाएंगे तो कम हर जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम लगता है और इक्वली लगता है, तो हमने बता दिया कांस्टेंट, ठीक है, और सेम होता है, डिपेंड नहीं करता मीडियम पे, है ना, किसी भी मीडियम में हो हमारा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतना ही लगेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक मीडियम पर डिपेंड करता है। क्लियर है बच्चों। लास्ट पॉइंट में हम क्या दोनों का फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम दोनों का फॉर्मूला लिख सकते हैं ना, दोनों का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हम लोगों ने न्यूमेरिकल भी करे, क्या फॉर्मूला था, F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला याद करो जरा, 11th क्लास में पढ़ा था हमने और 9th में भी पढ़ा था, कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, और R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। कैपिटल R लिखे, हम स्मॉल r भी लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है विद्यार्थियों, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने 5 डिफरेंस लिख दिए, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में और ग्रेविटेशनल फोर्स में। 4 मार्क के क्वेश्चन आएगा, 5 डिफरेंस हम लिख सकते हैं, 5 मार्क में 5 लिख सकते हैं, हमारे ऊपर है। जैसा जैसा क्वेश्चन पूछे वैसे वैसे हमें उतने मार्क के हिसाब से हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे सारे टॉपिक्स। हम बड़ी आराम से धीरे धीरे सारी चीजें आपको पढ़ाते जा रहे हैं, सब कुछ क्लियर करवा रहे हैं और साथ ही साथ में आप लोगों को नोट्स भी बनवा रहे हैं। ठीक है, जहां हमें लगता है कि ये चीज आपको लिखवा देनी चाहिए, हम उसको आपको लिखवा रहे हैं। ठीक है, आप उसे पॉज करके नोट कर लें और अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर रखें, ताकि आपको एग्जाम टाइम पर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये टर्म हम लोगों ने 10th क्लास में सुनी हुई है। ठीक है, सुनिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और टर्म अब नई जो आई है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों एक कोई चार्ज लिया हमने, यहाँ पर हम एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू। ठीक है, एक चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं आप सर हर बार प्लस क्यू लेते हो, हमने यहाँ पर लिख दिया प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू है ना, प्लस क्यू या फिर माइनस क्यू। एक चार्ज बता दिया हमने, या तो प्लस क्यू है या तो माइनस क्यू है। ठीक है, अब हम बात करें कि इस चार्ज को हम बोल रहे हैं ये है सोर्स चार्ज, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। ठीक है, तो एक चार्ज है। ठीक है, अब इस चार्ज के आसपास कुछ एक रेंज है। ठीक है, हम एक सर्कल बना लेते हैं, ये इस चार्ज की रेंज है। अगर कोई दूसरा चार्ज इस रेंज के अंदर आता है तो इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो रिपल करेगा। अगर ये पॉजिटिव है, हम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज को लेकर आए तो इसको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव वाला, अगर ये नेगेटिव होता तो इसको रिपल कर देता। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज।
तो ये डिपेंड करता है इस चार्ज के ऊपर, ठीक है, कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या फिर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव, मतलब डिपेंड किस पे करता है, सोर्स चार्ज पे या टेस्ट चार्ज जिसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। वैसे मोस्टली हमारे सिलेबस में हम टेस्ट चार्ज को हमेशा क्यू नॉट लिखेंगे, है ना, ये चीज आपको बता दें, क्या लिखेंगे, क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है बच्चों वो बहुत छोटा होता है, इट इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। क्यू नॉट इज अ टेस्ट चार्ज विच इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी हम टेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या है, वो एक छोटा सा चार्ज है और कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली बता दें आपको, है ना, ज्यादा कुछ नहीं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी चार्ज के आसपास का वो स्पेस, वो एरिया जहां तक उसका इफेक्ट हो सकता है, मतलब जहां पर दूसरा चार्ज आने पर वो अपना इफेक्ट दिखाने लगे, या तो उसको पुल कर दे, ठीक है, या तो क्या कर दे, पुल कर दे, या तो पुश कर दे, या तो उसे पुश करके बाहर निकाल दे, मतलब रिपल्शन फोर्स लगा के बाहर कर दे, ठीक है, या तो उसको अट्रैक्ट करके अंदर खींच ले, ठीक है। तो उस सराउंडिंग स्पेस को, जहां तक उसकी रेंज है, उस रेंज को बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां तक उसका इफेक्ट होता है, या जहां तक उसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। सराउंडिंग स्पेस ऑफ एनी चार्ज up to which its influence या फिर its effect can be experienced is called electric field of that charge। क्लियर है, ठीक है। समझाने के लिए सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। अब हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गई, किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां तक उसका इफेक्ट होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, EF। ये वाली फील्ड हमारी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक। तो देखो विद्यार्थियों, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट, जब हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज, हमें याद रखना है क्यू नॉट है, इट इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यूनिट चार्ज। हमने यहां पर रखा टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये जो चार्ज है ना, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को रिपेल करेगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई होगी आई होप, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो ये इसको रिपेल करेगा, या तो ये होगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट या रिपेल करने के लिए ये वाला जो सोर्स चार्ज है ना, सोर्स चार्ज क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है, फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगा रहा है ना। तो हम यहाँ बताएंगे फोर्स कौन लगा रहा है, सोर्स चार्ज। तो फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज किस पर लगा रहा है, ऑन द टेस्ट चार्ज पर, ठीक है। फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है। टू द, जब भी हम बोल रहे हैं टू द तो हमें लगा देना है ना, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। इन दोनों का जो रेशो होगा वही क्या होगा बच्चों, क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसको हम E से डिनोट करते हैं, E वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी, और फोर्स भी वेक्टर है, फोर्स पे भी वेक्टर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, द रेशो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। जो भी टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो, और जितना फोर्स हमारा सोर्स चार्ज लगा रहा है टेस्ट चार्ज पे, वो उन दोनों का जो रेशो होगा उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E वेक्टर, है ना। E वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर वेक्टर लगा दिया, E वेक्टर F बाय क्यू नॉट। इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, फोर्स की न्यूटन, चार्ज की कूलम, न्यूटन पर कूलम ना, ऐसा यूनिट हमें याद होनी चाहिए। साथ में बच्चों हम लोगों को जो चीजें भी हम सॉल्व कर रहे हैं सबके डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूले। अगर किसी बच्चे को डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकालना है वो नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। अब हमें इंस्टाग्राम पे DM करिए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले कैसे निकालते हैं वो आपको सिखाएंगे। बहुत सारे बच्चों को याद होंगे, 11th क्लास पढ़कर आए हो तो इतना तो याद होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को याद हो, लेकिन अगर आपको नहीं याद है आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछिए, हम डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए आपके लिए एक छोटा सा एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको केवल और केवल डायमेंशनल फॉर्मूले ही सॉल्व करना सिखाएंगे कि किसी भी टॉपिक का डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके,
तो ये हमारा हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नॉट फोर्स, और ये क्या है टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन दोनों के रेशो को हम क्या बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, क्या होता है इट इज द रेशो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज टू द जब भी टू बोले अपॉन लगा देना है, टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी, इन दोनों का जो रेशो होता है उसे हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे डीपली टॉपिक है। जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, वो भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, क्या वो इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों को पता होगी और नहीं पता तो आपको बता देते हैं थोड़ा थोड़ा। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे जो फील्ड लाइंस निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, वो कैसे निकलती है आउटवर्ड। ठीक है, कैसे निकलती है आउटवर्ड, बाहर की तरफ। मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाती है बाहर, आउटवर्ड। कहां तक जाती है इंफिनिटी तक। कहां तक जाती है इंफिनिटी तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को खींचकर अपने पास ले आएगी, इंफिनिटी तक चलती है। अरे भाई एनर्जी है ना, क्या है एनर्जी। तो अगर एनर्जी यहाँ पर से बाहर निकल चुकी है तो वो डिस्ट्रॉय तो होगी नहीं, वो चलती जाएगी, है ना। क्या होगा चलती जाएगी, कहां तक जाएगी इंफिनिटी तक। हाँ, लेकिन दूर जाते जाते धीरे धीरे इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, वही जब हम बात करें इसकी नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज में फील्ड लाइन इनवर्ट होती है। कैसी होती है इनवर्ट। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है इनवर्ट। ठीक है, हमेशा याद रखना इनवर्ट और आउटवर्ड, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ई हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से बाहर की तरफ गई, नेगेटिव था नेगेटिव की तरफ आई, है ना। कैसे चलती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में आपसे पूछे नहीं जाने वाले, लेकिन हाँ आपको पता होने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स थे, आज हमने समझ लिए। ठीक है, आइए थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको बता देते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। ठीक है, सिर्फ आपकी उसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे आज, बाकी के उसके जो डेरिवेशंस हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आइए आपको बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, हम बना के बताते हैं आपको। ठीक है, हम बना के बताते हैं आपको। यहां पर कोई एक चार्ज है, इस एंड पर पॉजिटिव, यहां पर है नेगेटिव। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू, और इन दोनों की डिस्टेंस हम ले लेते हैं। दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2l। 2l जो है वो बहुत छोटी है, हम कुछ भी ले सकते हैं, हम a ले सकते हैं, हम 2a ले सकते हैं, हम 2x ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली बुक्स में या हम कहें कि एनसीईआरटी में 2l लिया है, इसलिए हम 2l ले रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। हम कुछ भी ले सकते हैं, हम फिर से बोल रहे हैं, हम 2x ले सकते हैं, हम 2l, हम 2a ले सकते हैं, हम 2y ले सकते हैं, 2 अल्फा ले सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की बुक में 2l लिया है, इसलिए स्पेशली हम लोग 2l ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए दो चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस 2l जो कि बहुत ही कम मानी जाती है, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास में हो, वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, क्या हो एक दूसरे से बहुत पास में हो। देखो क्या बोला है हमने, ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, इक्वल है ना, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, ठीक है, और अपोजिट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। कहने का मतलब क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। मतलब इसको हमने ले लिया 2 माइक्रोकूलम, इसको भी ले लिया 2 माइक्रोकूलम, दोनों इक्वल हो गए। हाँ सर हो गए। अब बात करें ऑपोजिट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये तो है +2 माइक्रोकूलम और ये वाला क्या है -2 माइक्रोकूलम। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के बहुत पास हो, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, एकदम छोटा सा होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस which are very
क्लोज टू ईच अदर, जो एक दूसरे से बहुत पास पास में है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डेफिनेशन याद रहेगी, जिसको याद नहीं हो रही है वो लिख सकते हैं, कॉपी और पेन साथ में रखा करें आप। जो भी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, जो भी हम आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जो भी डेफिनेशन बताएंगे, आप पॉज करके उसी टाइम लिख लें, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए बाद में। एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, हमारे पास नोट्स बिल्कुल रेडी होने चाहिए। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कोई आपका फ्रेंड बोले यार वो वाले टॉपिक के नोट्स नहीं मेरे पास, या वो वाला टॉपिक मेरा छूट गया, आप उसे नोटबुक निकाल कर बताएं ये टॉपिक मेरे पास है, ले ले भैया नोट्स और पढ़ लें। ठीक, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। बारिश हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, पढ़ाई हमारी रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है, इसी जज्बे के साथ हमें पढ़ना है कि कुछ भी हो जाए हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब बहुत पास होते हैं, इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर होता है। ठीक है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2L इंटू Q, है ना। इसको हम मॉड Q लिखे तो ज्यादा बेटर, मॉड फॉर मैग्नीट्यूड, है ना, हमेशा याद रखना है आपको ये वाली चीज, हम हमेशा बोलते हैं मॉड फॉर मैग्नीट्यूड, आप याद रखें इसको। ठीक है, 2L क्या था हमारा डाइपोल की लेंथ, और Q चाहे चार्ज है, और मॉड लगा दिया हमने, मतलब मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, ये वाला हो चाहे ये वाला हो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा डाइपोल मोमेंट का, P वेक्टर इज इक्वल टू 2L इंटू Q। अब क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अब कोई सा भी चार्ज हम ले लें डाइपोल का, ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, डाइपोल की जो लेंथ है, और डाइपोल की किसी भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, उन दोनों का प्रोडक्ट, है ना, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ डाइपोल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज ऑफ डाइपोल। डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है, उसका प्रोडक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब बात करें इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कूलम। अब एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, कैपिटल सी होता है कूलम, है ना, एम स्मॉल मीटर कूलम कैपिटल सी। ठीक है, तो हमें एम और कैपिटल सी लिखना है। ठीक है, तो मीटर इंटू कूलम डाइपोल मोमेंट की क्या हो जाएगी यूनिट। ठीक है, एक और चीज, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है हमें हमेशा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कैसी होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी, मतलब क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये चीज याद रखना विद्यार्थियों, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंफ्यूजन होता है। और ये वाला ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और उसकी डायरेक्शन बताओ। बच्चे डाइपोल मोमेंट तो बता देते हैं, डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लिखते हैं, तो गया नंबर। ठीक है, तो नंबर ना कटे आपके, हम बार बार बोलते हैं तैयारी ऐसी करनी है हमें कि हमारे मार्क्स जो है वो ना कटे, पूरे मार्क्स लेके आना है हमें, पूरे फुल मार्क्स फिजिक्स में। ठीक है, चलिए, तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वही इसकी यूनिट हमने आपको बता दी। ठीक है, डायरेक्शन बता दी, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आपको निकालते आना चाहिए, हम बता देते हैं। ठीक है, इसका बता ही देते हैं। चलिए, पी का डायमेंशनल फॉर्मूला, 2 तो कांस्टेंट है, कुछ नहीं। लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, L की पावर 1। ठीक है, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया था, चार्ज का क्या होगा, A1T1, है ना, हमने पुराने वाले वीडियोस में बताया चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है A1T1, और ये लगा दिया हमने ब्रैकेट, बच्चों ब्रैकेट लगाना मत भूलना। ठीक है, तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, डाइपोल मोमेंट का, पी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया L1 A1T1। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़े थोड़े डेरिवेशन पढ़ेंगे, एक्सियल पोजीशन क्या होती है, ब्रॉड साइड पोजीशन क्या होती है,
ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में बची हुई है, कोशिश करेंगे अब हम जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी का मतलब फास्ट फास्ट, बिना एक्सप्लेन के टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जल्दी जल्दी का मतलब जल्दी जल्दी आपके लिए नए वीडियोस लेकर आएंगे, समझाएंगे आपको आराम आराम से, इत्मीनान से, सारी चीजें आपको समझ में आएगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हम बार बार बोलते हैं हमारी प्रोसेस हर एक न्यूमेरिकल में, हर एक टॉपिक में 100% फिट बैठेगी। आप बस हमारी प्रोसेस को फॉलो कीजिए। जो भी डाउट है, जो भी टॉपिक हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप बकायदा कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए हमसे, डीएम करिए इंस्टाग्राम पे, हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे बच्चों। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।